गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सबका। मैं हूं सूर्य प्रकाश शर्मा और हम लोग पढ़ रहे हैं बीए पार्ट फर्स्ट पॉलिटिकल साइंस के पेपर फर्स्ट अर्थात राजनीति विज्ञान के मूल आधार का एक नया टॉपिक बी सेक्शन में है ये, और टॉपिक है राजनीतिक दल। राजनीतिक दल के नाम से आप सब लोग परिचित हैं, कोई नई चीज़ नहीं है, लेकिन आज हम इसको परिभाषा और उस तरीके से पढ़ने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे वास्तव में ये होता क्या, कैसे काम करता है, क्या भूमिका है। देखिए, वर्तमान युग को लोकतंत्र का युग कहा जाता है। 20वीं शताब्दी को जो है लोकतंत्र की शताब्दी कहा गया था। हालांकि उसमें बहुत समय तक तानाशाही व्यवस्थाएं भी देखने को मिली थी हमें, लेकिन फिर भी 20वीं शताब्दी के अंतिम दशक में जैसे हमने देखा कि सोवियत संघ का विघटन हुआ, पूर्वी यूरोप में, और सोवियत संघ के जो नव स्वतंत्र गणतंत्र थे उनमें लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं स्थापित हुई, तो उससे लोकतंत्र मजबूत हुआ। और लोकतंत्र की जब हम बात करते हैं एक शासन प्रणाली के रूप में लोकतंत्र, आगे हम देखेंगे अगले चैप्टर में कि लोकतंत्र के कुछ और भी अर्थ हैं। तो लोकतंत्र को जब हम एक शासन प्रणाली के रूप में देखते हैं तो उसके दो प्रकार होते हैं। एक होता है डायरेक्ट डेमोक्रेसी यानी प्रत्यक्ष लोकतंत्र, और दूसरा इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी भी कहते हैं उसको, लेकिन उसका सही शब्द है प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र यानी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होती? डायरेक्ट डेमोक्रेसी यानी जनता जहां खुद अपना शासन चलाए, और प्रतिनिध्यात्मक माने प्रतिनिधियों के माध्यम से, जैसे हमारे यहाँ होता है, हम अपने प्रतिनिधि चुन देते हैं 5 साल के लिए, फिर वो हमारी ओर से शासन चलाते हैं। तो आज के समय में लोकतंत्र का जो व्यवहारिक रूप है, जो ज़्यादातर देशों में हमें दिखाई पड़ता है, वो है प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र ही सब जगह दिखाई पड़ता है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र जो है वो बहुत कम जगह देखने को मिलता है। प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र को व्यवहारिक बनाना है, अगर हमें उसको काम करे वो ठीक से, तो उसके लिए राजनीतिक दलों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यानी राजनीतिक दल प्रत्यक्ष प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र के सुचारू संचालन के लिए बहुत आवश्यक है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में तो राजनीतिक दलों की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जनता खुद अपना शासन चलाने में समर्थ होती है, छोटे राज्य होते हो। लेकिन आज के बड़े विशाल राज्य जहां पर हैं, भारत जैसे जहां 1.5 अरब के आसपास हम पहुंचने वाले हैं, 130-135 करोड़ के आसपास आज से ज़्यादा है हम लोग, वहां पर ये आसान नहीं है बिना राजनीतिक दलों के शासन चल पाना। इसी कारण उन्हें लोकतंत्रीय शासन व्यवस्था का चतुर्थ स्तंभ कहा जाता है। सॉरी, मैं चेंज करना भूल गया स्लाइड। तो इसी कारण से जो है राजनीतिक दलों को लोकतांत्रिक शासन प्रणाली का चतुर्थ स्तंभ कहा जाता है। 3 कौन से होते हैं? 3 तो पता ही है आपको, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। चौथा स्तंभ, हालांकि हम प्रेस को कहते हैं सामान्यतः, लेकिन जब राजनीतिक दलों की बात चल रही है तो राजनीतिक दल भी उसके लिए बहुत आवश्यक है। हालांकि ये संविधानेतर संस्था होते हैं, यानी संविधान में इनका उल्लेख नहीं मिलता है प्राय, लेकिन संविधान को चलाने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और इसी कारण मुनरो ने लोकतंत्रीय शासन को दलीय शासन का दूसरा नाम ऐसा कहा है। क्या कहा? लोकतंत्र क्या है? दलीय शासन का ही दूसरा नाम है, ये मुनरो ने कहा, क्योंकि राजनीतिक दलों के बिना लोकतंत्र संभव ही नहीं हो सकता, व्यवहारिक नहीं है। हाँ जी, नेक्स्ट स्लाइड पे हम चलते हैं। तो राजनीतिक दल की परिभाषा अब हम करने की कोशिश करते हैं। देखिए, हम राजनीति विज्ञान में मैंने जब बहुत सारी शब्दों की जब भी परिभाषा करते हैं, हम सबसे पहले उसकी कठिनाइयों की बात करते हैं, और यहाँ भी कठिनाइयाँ हैं परिभाषा करने में। कर्टिस नाम के एक विद्वान है, वो कहते हैं कि राजनीतिक दल को परिभाषित करना बहुत मुश्किल है। क्यों? उन्होंने 2 कारण बताए।
पहला कारण तो ये है कि राजनीतिक दल के बारे में उदारवादियों और मार्क्सवादियों के विचार भिन्न भिन्न हैं। उदारवादी कौन है? अभी फिलहाल आप ये समझ लीजिए कि जो अमेरिका और ब्रिटेन और यूरोप के ज़्यादातर देशों में भारत भी उसमें शामिल है, ये देश उदारवादी विचारधारा वाले देश कहे जाते हैं। इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है हम जब सी सेक्शन में उदारवाद पढ़ेंगे तब बताया जाएगा आपको। फिलहाल आप इतना समझ लीजिए कि अमेरिका, भारत, ब्रिटेन जैसे जो देश हैं वो उदारवादी विचारधारा के समर्थक देश हैं। तो उदारवादियों के विचार अलग हैं और मार्क्सवादियों के विचार अलग हैं राजनीतिक दल के बारे में। दूसरी कठिनाई ये आती है कि उदारवादियों में भी दो अलग अलग दृष्टिकोण हैं। एक ब्रिटिश विद्वान अलग तरीके से परिभाषित करते हैं राजनीतिक दल को और अमेरिकी विद्वान अलग ढंग से परिभाषित करते हैं। इस कारण से राजनीतिक दल को परिभाषित करने में कठिनाई आती है, लेकिन फिर भी क्योंकि हम जब बात कर रहे हैं राजनीतिक दल की तो मुख्य रूप से हम उदारवादी संदर्भ में हम इसको परिभाषित करने की कोशिश करेंगे और दोनों के मध्य जो अंतर है उसको कम करने की कोशिश करेंगे। आगे बढ़ते हैं हम। सबसे पहले हम ब्रिटिश दृष्टिकोण देख लेते हैं। उदारवादियों का हम बात कर रहे हैं, उदारवादी दृष्टिकोण की बात हम करते हैं पहले, और मुख्य रूप से हम इसी को मान्यता देंगे क्योंकि हम जिस व्यवस्था में काम कर रहे हैं उसकी बात मुख्य रूप से हम करेंगे। उदारवादी दृष्टिकोण के जो पहला पक्ष है वो ब्रिटिश दृष्टिकोण है और ब्रिटिश दृष्टिकोण में एडमंड बर्क एक बड़े प्रसिद्ध विद्वान हुए हैं वहाँ के, उनकी परिभाषा से बहुत महत्वपूर्ण है। ये आधार है, मतलब ये एक सार है ब्रिटिश दृष्टिकोण का, हम ऐसा कह सकते हैं। एक परिभाषा जरूर आपको ब्रिटिश दृष्टिकोण की याद करनी है और वो एडमंड बर्क की याद करनी है, बाकी आप परिभाषाएं छोड़ सकते हैं। वो क्या कहते हैं? राजनीतिक दल ऐसे व्यक्तियों का संगठन है जो कतिपय सिद्धांतों के आधार पर, जिन पर वे सभी सहमत हैं, अपने संयुक्त प्रयासों से राष्ट्रीय हितों को आगे बढ़ाने के लिए संगठित हुए। ये परिभाषा दी है एडमंड बर्क ने। इसके टुकड़े करने की कोशिश करते हैं समझने के लिए कि पहली बात तो कहते हैं राजनीतिक दल ऐसे व्यक्तियों का संगठन है, यानी राजनीतिक दल संगठन है। पहली बात तो ये ऑर्गेनाइजेशन है। कैसे व्यक्तियों का? जो कुछ कतिपय माने कुछ सिद्धांतों के आधार पर, जिन पर वे सब सहमत हैं, यानी ऐसे लोगों का संगठन है जो कुछ सिद्धांतों पर सहमत हैं और उन सिद्धांतों के माध्यम से अपने संयुक्त प्रयासों से मिलजुल करके प्रयास करके राष्ट्रीय हितों को आगे बढ़ाने के लिए संगठित हुए हैं। यानी मुख्य रूप से दो तीन बातें इसमें आई। एक तो संगठित लोग हैं, दूसरी बात इन कुछ सिद्धांतों पर ये सहमत हैं और जिनके माध्यम से काम करते हैं और अपने प्रयास के द्वारा, संयुक्त प्रयास के द्वारा, मिले जुले प्रयासों के द्वारा राष्ट्रीय हितों को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। ये तीन मोटी बातें हैं इस परिभाषा में। क्या क्या? पहला तो संगठन है, दूसरा इसके सदस्य जो हैं कुछ सिद्धांतों पर सहमत हैं और उनके माध्यम से कार्य करते हुए, तीसरी बात यह है कि ये संयुक्त प्रयास के द्वारा राष्ट्रीय हित को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। दूसरी परिभाषा मैकाइवर की देख लीजिए। ये पहली वाली जो एडमंड की बर्क की परिभाषा है वो आपको याद करनी है। मैकाइवर की आप छोड़ सकते हैं लेकिन समझ लीजिए। राजनीतिक दल वह समुदाय है जो किसी विशिष्ट नीति अथवा सिद्धांत के समर्थन के लिए संगठित किया गया है तथा जो संवैधानिक उपायों से उस सिद्धांत अथवा नीति को शासन का आधार बनाने का प्रयास करता है। दो बातें इन्होंने कही, बल्कि तीन। पहला तो उन्होंने कहा कि राजनीतिक दल एक समुदाय है, तो ये तो पहले ऊपर भी आई थी बात, यहाँ भी आ गई। दूसरी बात, जो किसी विशिष्ट नीति अथवा सिद्धांत के समर्थन के लिए संगठित किया गया है, बात वही है, ऊपर वाली है।
और तीसरी बात, जो संवैधानिक उपायों के से उस सिद्धांत अथवा नीति को शासन का आधार बनाने के लिए प्रयत्नशील रहता है। ये तीसरी बात जो है थोड़ी सी अलग ढंग से इन्होंने कही है, लेकिन बात वही है। इन्होंने स्पष्ट कर दिया कि शासन के माध्यम से नीतियों को लागू करना चाहते हैं राजनीतिक दल। फिर परिभाषा साहब गिल क्राइस्ट, राजनीतिक दल नागरिकों के उस संगठित समुदाय को कहते हैं, यहाँ तक तो कोई नई बात नहीं है, जिसके सदस्य समान राजनीतिक विचार रखते हैं, ये भी कोई नई बात नहीं है, जो एक राजनीतिक इकाई के रूप में कार्य करते हुए शासन को अपने हाथ में रखने की चेष्टा करते हैं। ये इन्होंने थोड़ी सी स्पष्ट कर दिया कि राजनीतिक दल का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, शासन पर नियंत्रण करना। आगे बढ़िए। ये ब्रिटिश दृष्टिकोण हमने देखा, तो ब्रिटिश दृष्टिकोण में 3 बातों पर बल दिया, एक संगठन पे, दूसरा कुछ सिद्धांतों पर, और तीसरा संवैधानिक उपायों के माध्यम से शासन पर नियंत्रण करते हुए अपनी नीति को लागू करने पर बल दिया गया। अब अमेरिकी दृष्टिकोण देखते हैं। तो ब्रिटिश और अमेरिकी दृष्टिकोण में मोटा सा फर्क क्या है कि ब्रिटिश दृष्टिकोण में सिद्धांतों को बड़ा महत्व दिया गया है, नीतियों और सिद्धांतों को बड़ा महत्व दिया गया, जबकि अमेरिकी दृष्टिकोण राजनीतिक दलों को एक वोट प्राप्त एकत्रित करने की मशीन के रूप में देखते हैं कि राजनीतिक दलों का मुख्य काम है जनता के वोट इकट्ठा करके सरकार बनाना, मुख्य रूप से उद्देश्य ये। नीतियाँ कोई खास फर्क नहीं होता। और ये परिभाषा क्यों बदली वहाँ, क्योंकि वहाँ के जो दोनों दल हैं, डेमोक्रेटिक पार्टी और रिपब्लिकन पार्टी, नीतियों में कोई बहुत अंतर नहीं आता दोनों की में, बस वो केवल एक सरकार चलाने वाले तंत्र के रूप में काम करते हैं, चुनाव के माध्यम से सत्ता पर नियंत्रण करने की कोशिश करते रहते हैं। तो यहाँ पर सिद्धांतों को महत्व नहीं दिया जाता। परिभाषा देखिए आप, सिगमंड न्यूमैन, राजनीतिक दल समाज के ऐसे सक्रिय राजनीतिक अभिकर्ताओं का मुखर संगठन है जिनका संबंध शासन की शक्ति पर नियंत्रण से है तथा जो लोकप्रिय समर्थन के अन्य समूह के लिए अन्य समूह अथवा समूहों से प्रतियोगिता करते हैं। यानी जनता का समूह समर्थन पाने के लिए प्रतियोगिता करते हैं। इस रूप में वह सामाजिक शक्तियों एवं विचारधारा को शासकीय समस्याओं से जोड़ने वाला महत्वपूर्ण मध्यस्थ है। समाज और राज्य के बीच की कड़ी के रूप में इन्होंने परिभाषित किया सिगमंड न्यूमैन ने राजनीतिक दल को। आगे बढ़ते हैं हम लोग। शूमैन, डीन एंड शूमैन क्या कहते हैं, राजनीतिक दल दबाव समूहों के उद्देश्यों को क्रियान्वित करने वाली राजनीतिक संस्था बन गई है। ठीक है, दबाव समूह की जो उद्देश्य होते हैं उनको पूरा करने का काम राजनीतिक दल करते ही हैं, निश्चित रूप से ठीक बात है। क्रोटी एक परिभाषा और देख लीजिए, राजनीतिक दल औपचारिक रूप से संगठित समूह है जो जनता को शिक्षित करने, सार्वजनिक पदों के लिए लोगों की भर्ती करने तथा जो जनता तथा शासकीय निर्णयकर्ताओं के मध्य जोड़ने वाली कड़ी के रूप में कार्य करता है, ये क्रोटी ने कहा। तो कुल मिलाकर के परिभाषाओं का सार ये है, दोनों तरह की परिभाषाओं का सार हम देखें, एक सैद्धांतिक दृष्टिकोण है, दूसरा व्यवहारिक दृष्टिकोण है, यथार्थवादी दृष्टिकोण है। ब्रिटिश दृष्टिकोण जो है सैद्धांतिक पक्ष पर अधिक बल देता है, जबकि अमेरिकी दृष्टिकोण व्यवहारिक पक्ष पर अधिक बल देता है। मुख्य रूप से सारांश यही है दोनों का कि राजनीतिक दल एक संगठित समूह है जो कुछ सिद्धांतों और नीतियों को आगे बढ़ाने के लिए संगठित होता है और शासन सत्ता पर नियंत्रण करने की कोशिश करता है जनता के लोकप्रिय समर्थन के माध्यम से, और फिर अपनी नीतियों को क्रियान्वित करने की
कोशिश करता है। ये राजनीतिक दल की परिभाषाएं हम कर सकते हैं। अब इन परिभाषाओं के आधार पर आप देखिए कि आवश्यक तत्व क्या है राजनीतिक दलों के, कौन कौन सी बातें होनी चाहिए। जो हमने अब तक पढ़ा है उसी का सार कर रहे हैं हम। डॉक्टर राउ सेक कहते हैं कि राजनीतिक दल अपनी विचारधारा तथा संगठन के द्वारा ही संगठित रह पाता है। यानी दो बातें मूल हैं राजनीतिक दल में, विचारधारा और संगठन। जब तक ये नहीं होंगे कोई दल स्थायी नहीं हो सकता। विचारधारा जरूरी है और संगठन जरूरी है। किसी राजनीतिक दल को, मतलब समुदाय को राजनीतिक दल कहे जाने के लिए क्या आवश्यक बातें हैं? 3 बातें मैंने यहाँ लिखी हैं। पहला, ऐसा संगठन जिसके सदस्य सार्वजनिक नीति के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर सहमत हो। पहली चीज तो ये, ऐसा संगठन है ये जिसके सदस्य सार्वजनिक नीति के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर सहमत हो। यानी हर दल की सार्वजनिक प्रश्नों के मामले में, सार्वजनिक मुद्दों पर एक राय होती है और उसके सारे सदस्य दल के उस पर सहमत होते हैं। पहली चीज तो ये। इसको आप 2 टुकड़ों में भी तोड़ सकते हैं। एक तो संगठन है और दूसरा सिद्धांतों या नीति की समानता। दूसरी बात, ऐसा संगठन जिसका मुख्य उद्देश्य राजनीतिक शक्ति अर्जित करने के लिए संघर्ष करना है। क्या करता है राजनीतिक दल? राजनीतिक सत्ता को प्राप्त करने के लिए संघर्ष करना। राजनीति की परिभाषा हमने की थी शक्ति के लिए संघर्ष। तो राजनीतिक दल इस शक्ति के लिए संघर्ष का उपकरण है मुख्य रूप से। तीसरी बात, ऐसा संगठन जिसके सदस्य अपनी नीतियों को क्रियान्वित करने के लिए शांतिपूर्ण एवं संवैधानिक साधनों का प्रयोग करते हैं। राजनीतिक दल की आस्था संवैधानिक और शांतिपूर्ण साधनों में होनी चाहिए। राजनीतिक दल बैलेट पर भरोसा करते हैं, बुलेट पर नहीं करते हैं। और जिस दल को राजनीतिक हिंसा में विश्वास हो, असंवैधानिक साधनों में विश्वास हो, वो राजनीतिक दल नहीं कहलाएगा। वो उसको कुछ भी कह सकते हैं ना कि राजनीतिक दल हम नहीं कह सकते। तो इस प्रकार से हमने देखा कि राजनीतिक दल का क्या अभिप्राय है, क्या परिभाषा है और राजनीतिक दल हम किसे कहें। यहाँ पर एक चीज और हम देख लेते हैं, वो साम्यवादी दृष्टिकोण क्या है राजनीति। ये जो अब तक हमने देखा वो उदारवादी दृष्टिकोण है। मुख्य रूप से आपको यही परीक्षा में लिखना है राजनीतिक दल के बारे में। लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं यहाँ बता दूं कि साम्यवादी दृष्टिकोण बिल्कुल अलग है। लेनिन जो साम्यवादी विचारधारा के एक प्रमुख प्रणेताओं में से रहे हैं, उनका कहना है कि राजनीतिक दल एक वर्गीय संगठन हुआ है जिसका उद्देश्य वर्गीय चेतना उत्पन्न करना तथा सर्वहारा वर्ग की हिंसक क्रांति के लिए सर्वहारा वर्ग को हिंसक क्रांति के लिए तैयार करना है। कुल मिलाकर के बात यह है कि ये लोग यानी साम्यवादी लोग ये मानते हैं कि राजनीतिक दल जो है एक वर्गीय संस्था होती है, एक वर्ग विशेष के लिए काम करने वाली संस्था है। और वो साम्यवाद के संदर्भ में ये कहते हैं कि राजनीतिक दल एक ऐसा वर्गीय संगठन है जिसका काम है वर्गीय चेतना उत्पन्न करना, मजदूरों को एक संगठन में तैयार करना, एक संगठित करना, उनमें एक क्लास, एक वर्ग की चेतना, उनमें ये भावना पैदा करना कि हम अलग हैं, हम सब लोग अलग हैं, एक अलग वर्ग है। और इस आधार पर फिर उन्हें क्रांति के लिए तैयार करना, ये इसका मुख्य काम है। हर राजनीतिक दल एक वर्गीय संगठन होता है। ये तो बात की हमने साम्यवादी दल की, लेकिन साम्यवादी दल के अलावा भी दूसरे दल भी जो है वो वर्ग विशेष की, कोई पूंजीपति वर्ग के लिए काम करता है, कोई साम्यवादी वर्ग के लिए। उनका कहना है कि बुर्जुआ दल जो होते हैं यानी पूंजीपति दल, वो भी अपने निहित स्वार्थ के लिए काम करते हैं और इसी कारण से वो यथास्थिति को बनाए रखने में रुचि रखते हैं, क्योंकि उनके वर्ग का हित उसी में होता है। इसके विपरीत जो साम्यवादी दल होता है वो यथास्थिति को पूरी तरह से बदल देना चाहता है और एक राज्य विहीन और
वर्ग विहीन समाज की स्थापना उसका मुख्य लक्ष्य होता है। तो आज हम यहीं तक रखते हैं कि राजनीतिक दल हमने दोनों दृष्टिकोण देख लिए, उदारवादी, और उदारवादी में ब्रिटिश दृष्टिकोण भी देखा, अमेरिकी दृष्टिकोण भी देखा, और उसके बाद हमने देखा साम्यवादी दृष्टिकोण। फिर मैं याद दिला दूं आपको कि आपको मुख्य रूप से उदारवादी दृष्टिकोण के ही चर्चा करनी है परीक्षा में, साम्यवादी दृष्टिकोण की चर्चा न करें आप। धन्यवाद।